आज हम जेनेटिक्स में ही लिंकेज सहलग्नता के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने मेंडलिज्म पढ़ा और मेंडलिज्म में हमने दो लॉज देखे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा हमने देखा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम इन दोनों लॉज से जो रिज़ल्ट निकला वो ये था कि जो जीन्स हैं वो किसी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो जीन्स हैं हमें पता है कि क्रोमोसोम्स पर लोकेट होते हैं और ये भी पता है कि नंबर ऑफ़ जीन्स क्रोमोसोम के नंबर से ज़्यादा होता है। तो और इसलिए किसी भी एक कैरेक्टर के लिए एक से ज़्यादा जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब वो किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको समझने के लिए लिंकेज को हम ये देख सकते हैं कि जो जीन्स हैं जो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो या तो एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हो सकते हैं और फिर उनके कॉम्बिनेशन से हमें एक कैरेक्टर मिलता है। अगर क्रोमोसोम्स अलग अलग हैं या जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हैं और उनके थ्रू कोई कैरेक्टर आ रहा है तो वो जनरली, जैसा कि हमने मेंडल के सेकंड लॉ में देखा था कि वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की हर एक जो कैरेक्टर है वो इंडिपेंडेंटली दूसरे, जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि वो हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में ही देखा था क्योंकि वहाँ पर एक से ज़्यादा कैरेक्टर एक पेरेंट के हम लेते हैं। तो जब दो कैरेक्टर्स एक पेरेंट के हम ले रहे हैं तो उसका हर एक कैरेक्टर दूसरे के दोनों कैरेक्टर से इंडिपेंडेंटली बिहेव करता है। इसलिए हमें जो रेशो है वो केवल पेरेंटल रेशो ना मिलकर दो उसमें नए रेशो 9:3:3:1 जब किया था तो 3:3 था वो हमें दो नए कॉम्बिनेशन मिले थे जब हमने उसकी F2 जनरेशन देखी थी। तो इसको हम यहाँ पे फिर तो इसलिए अगर जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हैं तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं जनरली। लेकिन अगर ऐसे जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं और फिर उनसे कोई कैरेक्टर शो हो रहा है तो हो सकता है वो जीन एक दूसरे के इतने पास हों कि वो अलग अलग सेपरेट ना हो नेक्स्ट जनरेशन में और एक साथ ही दूसरी जनरेशन में जाएं, तब फिर वो लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं क्योंकि उनकी जो क्लोजनेस है वो इतनी ज़्यादा क्रोमोसोम पे होती है कि क्रॉसिंग ओवर में वो अलग अलग नहीं होते हैं मियोसिस के समय और वो एक साथ ही दूसरी जनरेशन में भी चले जाते हैं, जिसे हम लिंकेज कहते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दे रखा है, उससे हम समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल दिखा रहा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। तो यहाँ पर ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ए और बी, ये डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, ये रिसेसिव कैरेक्टर शो कर रहा है। इसके हम अगर क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास ये रेशियो आएगा जहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर शो होंगे लेकिन हेट्रोजाइगस होंगे। अब हम इस F1 जनरेशन को टेस्ट क्रॉस कराएंगे। टेस्ट क्रॉस का हमेशा मतलब होता है कि हम रिसेसिव पेरेंट से इसको क्रॉस कराएंगे जो F1 जनरेशन है। तो यहाँ पर ये F1 जनरेशन जो कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है और यहाँ पर ये रिसेसिव पेरेंट है। अब इसके हम गैमीट बनाएंगे तो ये हमारे पास 4 गैमीट बनकर आएंगे और यहाँ पर ये एक ही बनेगा क्योंकि ये रिसेसिव पेरेंट हमने यहाँ पर लिया है। और जब हम इसको क्रॉस करेंगे F2 जनरेशन में तो हमारे पास सारे रेशो 1:1:1 आएगा जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के टेस्ट क्रॉस में हमेशा आता है। तो 1:1:1:2 तो 9:3:3:1 का जो रेशो है वो 1:1:1 में हमें मतलब 4 तरह के कैरेक्टर्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगे क्योंकि यहाँ पर हर ए और बी ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुआ है और उसने यहाँ पर जो ए और बी है अलग अलग इंडिपेंडेंटली इसके संग यूनाइट हुआ है। अब हम सेकंड लिंकेज का एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास डोमिनेंट पेरेंट है और रिसेसिव पेरेंट है, लेकिन यहाँ पर हमने ये जो स्लैश लगा रखा है इसके दोनों तरफ जो जीन्स दिखाई दे रहे हैं ये आपस में जो एलील से जुड़े हुए हैं, ऐसा ही यहाँ पर भी है। तो जब
हम F1 देखेंगे तो हमें ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये गैमीट यहाँ से ये इधर रिसेसिव है, और जब ये दोनों यूनाइट होंगे तो F1 जनरेशन हमें डोमिनेंट ही मिलेगी, ये भी हेटेरोजाइगस है। अब हम इस F1 जनरेशन को फिर से जब हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, टेस्ट क्रॉस का मतलब फिर से रिसेसिव पेरेंट से हम F1 जनरेशन को क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ पर 4 करेक्ट गैमीट्स बनने की जगह केवल 2 ही बनते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हुए हैं। ये एक गैमीट बनाता है, अलग नहीं होता, और ये एक बनाता है, और यहाँ तो हमारे पास रिसेसिव है तो एक गैमीट ही आएगा। और जब हम F2 जनरेशन देखेंगे तो 1:1:1:1 की जगह हमें केवल 1:1 ही रेशो मिलेगा, जिसमें एक हमको डोमिनेंट जो कि हेटेरोजाइगस है और एक रिसेसिव। तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, एक डोमिनेंट था एक रिसेसिव था, तो यहाँ भी हमें डोमिनेंट और रिसेसिव ही मिलेंगे। तो ये 1:1:1 से चेंज होकर केवल 1:1 ही रह जाता है। तो जब इस तरह के एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर कि हर जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो रहा है, हर एक जीन अलग तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, ना ही क्रॉस कर रहा है, बल्कि 2 जीन्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये कंडीशन लिंकेज या फिर सहलग्नता कहलाती है। और ये नेचर में काफ़ी सारी देखने को मिलती है। ये मेंडलिज्म के बाद में देखा गया था कि इस तरह के क्रॉसेस भी नेचर में प्रेजेंट हैं, और फिर जब उनको स्टडी किया गया तो ये पाया गया, क्योंकि ये तब इतना ज़्यादा क्रोमोसोम और जीन्स के बारे में नहीं पता था मेंडल के समय में, उन्होंने तो केवल फिनोटाइप को देख करके ही अपने स्टैटिस्टिकल डेटास निकाले थे, तो इसलिए सहलग्नता का तब पता नहीं था। तो इसके बाद जीन्स और क्रोमोसोम्स पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, और इस एक्सपेरिमेंट से एक और कंक्लूजन निकाला गया, एक और थ्योरी जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कि क्रोमोसोम्स इनहेरिटेंस को कैरी करते हैं। ये सटन और बोवरी ने ये थ्योरी दी थी। उन्होंने जब जीन्स और क्रोमोसोम दोनों के बिहेवियर में पैरेललिज्म देखा, कैसे देखा, उन्होंने देखा कि जीन्स और क्रोमोसोम्स दोनों ही पेयर्स में होते हैं, और ये जब गैमीट्स बनते हैं तो दोनों ही इक्वली सेपरेट होते हैं, जो इनका सेपरेशन है और या सेग्रीगेशन है वो इक्वली होता है, और डिफरेंट जीन्स डिफरेंट कैरेक्टर्स कैरी करते हैं। इसी प्रकार डिफरेंट क्रोमोसोम भी डिफरेंट कैरेक्टर्स कैरी करते हैं। तो उन्होंने सटन और बोवरी ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर ही लोकेटेड हैं, और क्रोमोसोम्स के मूवमेंट से ही जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं और उनके कैरेक्टर्स शो होते हैं। और इस फिनोमेना को उन्होंने नाम दिया क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये हमको ध्यान रखना है। और इस क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पता होने के बाद कि जीन्स क्रोमोसोम्स पर ही प्रेजेंट हैं, हमको एक और थ्योरी यहाँ पर मॉर्गन, T.S. मॉर्गन, जिसे हम जानते हैं, जिन्होंने बहुत सारा काम ड्रोसोफिला पे किया था, उन्होंने दी क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज। और इसके इन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हमें समझाए, वो हम यहाँ देख लेते हैं। उन्होंने बोला कि जो जीन्स हैं विच शो द फिनोमेना ऑफ लिंकेज आर सिचुएटेड इन द सेम क्रोमोसोम्स, एंड these linked genes usually remain bounded by the chromosomal material so that they cannot be separated during the process of inheritance। क्या मतलब, उन्होंने कहा ऐसे जीन्स जो लिंकेज शो करते हैं वो किसी भी क्रोमोसोम्स में बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और इनके जुड़े हुए होने का कारण होता है कि ये क्रोमोसोम मटेरियल होता है जो पास पास जो जीन्स प्रेजेंट हैं उनको वो बाउंड करके बांध करके रखता है, जिससे कि ड्यूरिंग मियोसिस ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं ड्यूरिंग मियोसिस ही क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर में ही 2 जीन्स आपस में एक दूसरे के जो कैरेक्टर्स हैं उनको शेयर करते हैं, और वहाँ पर सेग्रीगेशन भी होता है।
फिर उन्होंने इस लिंकेज थ्योरी का दूसरा पॉइंट दिया, द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन्स डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, द क्लोजली लोकेटेड genes show strong linkage then the widely located genes which show the weak linkages। ये बहुत लॉजिक सी बात है। ऐसे जीन्स जो एक क्रोमोसोम के पास पास हैं वो स्ट्रांगली लिंक्ड होंगे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में उनके आने के चांसेस कम होंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पास पास हैं, और क्रॉसिंग ओवर किसी एक पॉइंट पर ही होता है। तो अगर बहुत पास पास हैं तो वो लिंकेज उन जीन्स का बहुत स्ट्रांग होगा, और जैसे जैसे ये दूरी दो जीन्स की आपस में बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लिंकेज की संभावना कम होती जाएंगी। तो ये उसका सेकंड पॉइंट था। और इस थ्योरी का थर्ड पॉइंट मॉर्गन ने बताया कि द जीन्स आर अरेंज्ड इन लीनियर फैशन इन द क्रोमोसोम। ये भी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी जिसने कि फिर क्रोमोसोम मैप बनाने में मदद करी, जीन मैप बनाने में मदद करी, कि जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम में एक सीध में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जिग जैग हैं, ओवरलैपिंग हैं, कॉमा के साथ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक क्रोमोसोम्स में इनका अरेंजमेंट लीनियर है। तो इस लीनियर अरेंजमेंट की वजह के कारण हम इस लिंकेज को और भी अच्छे से समझ सकते हैं कि क्रोमोसोम हैं और वो सीध में लगे हुए हैं, तो जो पास पास जीन्स होंगे ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर वो जनरली सेपरेट नहीं होंगे, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन उनका ट्रांसफ़र एज सच होता रहेगा बिना किसी सेपरेशन के। तो इसके साथ ही दो तरह की लिंकेज को इसीलिए बांटा गया कि ऐसे जीन्स जो बहुत पास पास प्रेजेंट हैं और सेपरेट नहीं होते कई जनरेशन तक, तो उन्हें कंप्लीट लिंकेज कहते हैं, और ऐसे जीन्स जो क्रोमोसोम पर थोड़ी दूरी पर हैं वो हो सकता है एक या दो जनरेशन में तो साथ आ जाएं, लेकिन आगे जा कर के वो सेपरेट हो जाते हैं, तो वो फिर इनकम्प्लीट लिंकेज कहलाता है। तो हम अब सहलग्नता को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से बहुत आराम से अलग कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में दो जीन्स क्रोमोसोम्स में अलग अलग दूरी पर सेपरेटेड हैं और ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन वो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जब लिंकेज होता है सहलग्नता जीन्स दिखाते हैं, इसका मतलब वो एक ही क्रोमोसोम पर है फर्स्ट, सेकेंडली वो बहुत पास पास हैं और क्रोमोसोमल मटेरियल से जुड़े हुए हैं, इसलिए सेपरेट नहीं होते हैं। तो ये कहलाती है थ्योरी ऑफ लिंकेज। थैंक यू।